चीन छोड़ने की तैयारी में यूरोप की कई कंपनियां। लगभग 1/4 कंपनियों का चीन छोड़ने का इरादा। यह आंकड़ा पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा। यूरोपियन यूनियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट के हवाले से यह बड़ी खबर। कंपनियां चीन छोड़कर जा रही हैं। रूस से सैंक्शंस के तहत कारोबार समेटा गया, चीन से भी कारोबार समेटा जा रहा है, तो जाहिर है इन दोनों की डिपेंडेंस एक दूसरे पर आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। लेकिन ये सामान अपना बिस्तर वहां से समेटने वाली कंपनियां जाएंगी किधर? फायदा किस हिस्से को होगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन। श्याम सर, जहां भी पलायन होता है कंपनियों का, वहां कोई ना कोई दूसरा आके उस जगह को कैप्चर करता है। जैसे आपने अभी बात की साइबेरिया की, तो अगर साइबेरिया के ओरिजिनल निवासी वेस्टर्न मॉस्को की तरफ जा रहे हैं, या ये यूरोपियन रशियन जो है उधर जा रहे हैं, तो चाइना वहां पे अपनी जगह बना रहा है। अगर चाइना के अंदर से ये जा रहे हैं तो चाइना इतना बड़ा देश है और रशिया के साथ उसका जो म्यूचुअल कोऑपरेशन अभी आप देख रहे हैं लगातार जो बना रहा है, वो भले उसको ये लग रहा है कि वो कल ये लैंड उनके हाथ से चली जाएगी, ये तो अगले 50 साल से पहले होने वाला नहीं, क्योंकि इतनी आसान नहीं है ऐसे चीजें होना। जहां तक आप रशिया की बात कर रहे हैं, तो फिर रशिया भी अपने आइलैंड कंट्रीज से, जो जापान सी के ऊपर जो सी है उनका, और वहां के आइलैंड से गैस पाइप के जरिए उन्होंने एक अभी समझौता किया है थोड़ी दिनों पहले चाइना के साथ, और वो वहां से पाइपलाइन बिछा के, और एशिया में अगर उनको एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होगी गैस और ऑयल की, तो रशिया अपनी एक्सपोर्ट एशिया में चाइना के थ्रू करने की कोशिश कर रहा है और ये मार्केट पकड़ रहा है, तो फिर ये जगह उसके थ्रू भरी जाएगी। इसी तरह से फूड सिक्योरिटी और दूसरे चीजों में भी उनका आपस का समझौता बढ़ रहा है। तो जहां एक पलायन है वहां दूसरे उसको फिल करेंगे गैप को। तो हमेशा से लो प्रेशर अगर होता है तो हाई प्रेशर से वहां हवा आ जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी वैक्यूम नहीं रहता। अगर वहां से कंपनियां हट रही हैं और ये इंटरेस्ट जाहिर है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट है चाइना के लिए, तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए भी काम होगा। उधर रूस का वैक्यूम, मतलब क्या ये एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चलने वाली है, ये ताकतें इस कदर आपस में गुथ जाएंगी कि बहुत सारी फिर उसके बाद जो होने वाली ज्यादती है ड्रैगन की, वो रूस बर्दाश्त करेगा, और ड्रैगन और रूस साथ में आकर दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। क्या ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों देशों ने मिलकर अभी कोई ऐसा काम किया है जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाला है। मसलन जापान के पास समुद्र में, आप उधर देखिए ईस्ट चाइना सी में क्या चल रहा है। पैसिफिक में पूरी कहानी मैंने आपको बताई, लेकिन इधर क्या किया है हाल में ऐसा दोनों देशों ने साथ में मिलकर, रूस और चाइना ने, कि थरथरा रहा है उधर जापानी हिस्सा। जरा देखिए, जापान में टेंशन बढ़ाने वाली खबर, रूस चीन के 20 युद्धपोतों ने लगाया जापान का चक्कर। जापान की सेना लगातार हालांकि मॉनिटरिंग कर रही है और ब्लू बैटलफील्ड एक बार फिर से सरगर्म होता जा रहा है। ये जो हम बोल रहे हैं रेस फॉर डोमिनेंस, ये किधर जाती जा रही है? वर्चस्व की लड़ाई कितना आगे, कितना खतरनाक हो जाएगी? पीके श्रीवास्तव सर, देखिए ऐसा है, जिसने भी समुद्र के ऊपर राज किया है उसने पूरे विश्व में राज किया है। चाहे वो पैक ब्रिटानिका हो, जब उनके पास मैरीन पावर थी, उसके बाद ये शिफ्ट हुआ अमेरिका के पास, और अब चाइना उसको अपना उस पर वर्चस्व करना चाहता है। ये जो आप देख रहे हैं युद्धपोतों की जो चक्कर लग रहे हैं समुद्र के ऊपर, वो मैसेजिंग है कि हम यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं और जो आप हमें इसमें दखलंदाजी कर रहे हैं या आप इस पर वर्चस्व करना चाहते हैं, हम भी इसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसको उससे ज़्यादा मैं मान्यता नहीं दूंगा। मेरे समझ से एक उन्होंने ज़रूर 20 जो आपने बताए एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो नहीं थे, फ्रिगेट्स थे, उन्होंने चक्कर लगाए, उसमें 16 रशियन थे और 4 चाइनीज़ थे। ये एक मैसेजिंग है, अभी उसका हम उतना ही आकलन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो भी समुद्र के ऊपर राज करेगा वही विश्व पर अपना वर्चस्व बनाएगा, ये बात तो तय है। इंडो पैसिफिक इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डोमिनेंस है। इंडो पैसिफिक एरिया ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण। क्या क्या कौन कौन यहां पर आकर गया, जरा देखिए। चीन यहां पर समंदर में जापान की घेराबंदी में कौन कौन शामिल? ये चीन ईस्ट चाइना सी में क्या कर रहा है देखिए। ओकिनावा आइलैंड के पास देखिए, होन्शु द्वीप के पास देखिए, चीन के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर, टाइप 052 डी डिस्ट्रॉयर और टाइप 901 सप्लाई
जो शिप्स हैं वो यहां पर देखे गए हैं और इन्होंने जापान की टेंशन बढ़ाई है। अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान यहां चीन के वर्चस्व को चुनौती देने में लगे हुए हैं, लेकिन यहां कौन कितना किस पर भारी पड़ रहा है श्याम सर, या कितना कमजोर? समुद्र क्षेत्र से बिलोंग करता हूं तो मैं ये थोड़ा सा समझाना चाहूंगा दर्शकों को कि देखिए, ये जो वॉरशिप्स हैं ये लगातार समुद्री सीमाओं में लगातार घूमते रहते हैं। पिछले अक्टूबर में भी एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज हुआ था, तब भी रशियन शिप्स और जापानीज आइलैंड के चारों तरफ चक्कर लगाया गया था। चाइनीज तो वहां पे हमेशा से रहते ही रहते हैं। देखिए, ये जो तरीका है, हर कंट्री के नेवल, हमारे भी भारत के भी शिप्स हर जगह घूमते रहते हैं, हर जगह उनकी पहल रहती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में कोई भी कंट्री का वॉरशिप टेरिटोरियल वाटर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, पर उसके बाहर वो जा सकता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एज पर अनक्लॉज 82 यूनाइटेड नेशन जो हमारा जो लॉ एट सी है उसके हिसाब से ये है, लेकिन उनको इसकी सूचना देनी चाहिए और उसको बचाना चाहिए। मैं भी जब वॉरशिप कैप्टन था तो इंडियन जो नेवल शिप्स हैं वो अंडमान निकोबार हुआ या लक्षद्वीप आइलैंड्स हुए, इसके आसपास मैंने कई बार अमेरिकन फ्लीट्स, कई बार दूसरे विदेश के शिपों को रिपोर्ट किया, उनको ट्रैक किया, सर्वेलेंस किया। तो इस शिप के जो लगातार मूवमेंट होती है ये कोई नई घटना नहीं है। अगर ये न्यूज बन के आती है तो इसलिए आती है क्योंकि अभी एक फ्लेम्स जल रही है सब तरफ, तो हमें इसका इजाफा होना चाहिए, रहना चाहिए। और हर कंट्री इनको निगाह में रखता है, शैडोइंग करता है, साथ में उनको प्रोवोक भी करता है कई बार, और एक दूसरे के नजदीक आके एक दूसरे को अपनी सीमा से बाहर जाने को मजबूर भी करता है।